चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे, हाँ, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। उसमें हम लोग करंट के बारे में जान लिए थे, ईएमएफ के बारे में जान लिए थे। जैसे ईएमएफ का वैल्यू अगर E इक्वल टू ई नॉट ई टू दी पावर j ओमेगा टी था, तो वहां पर I का वैल्यू कितना निकला था, I नॉट ई टू दी पावर j इंटू ओमेगा टी माइनस थीटा, ऐसे ही था, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए उसका डायग्राम बनाए थे, जिसको हम लोग वेव नेचर डायग्राम कहे थे, है ना। वहां पर उसका वेव के तरीके से वहां पर उसका कैसा ग्राफ होगा। वेव नेचर डायग्राम, तो देखिए अगर हम लोग ईएमएफ के लिए ऐसा ग्राफ बनाए थे, ईएमएफ के लिए ऐसा ग्राफ बनाए थे, तो करंट के लिए जो ग्राफ था वो वहां पर चेंज हो सकता है माइनस थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो या तो यहां से शुरू हो सकता है ना, या तो फिर यहां से शुरू हो सकता है, मतलब जैसा उसका रहा इक्वेशन। जैसे कि अगर प्योर इंडक्टर रहता है, तो प्योर इंडक्टर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, I इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर j इंटू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था ना। इंडक्टर, प्योर इंडक्टर में 90 डिग्री से पीछे जाता है ना। तो इसमें देखिए ऐसा ग्राफ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर प्योर कैपेसिटर था तो प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो प्लस पाई बाई 2 यानी कि यहां से शुरू हो रहा था, है ना। ये प्योर कैपेसिटर के लिए हो गया। प्योर इंडक्टर के लिए ऐसा हो गया, है ना। प्योर इंडक्टर के लिए ऐसा, है ना, यहां से शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज जो है हम लोग ये 12 में भी पढ़े हुए थे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो था। अब हम लोग आगे इसका फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फेजर डायग्राम क्या है, तो फेजर डायग्राम देखिए हम लोग यहाँ पर इसमें रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस को दिखा दे रहे हैं। जैसे ये रियल एक्सिस हो गया, और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, करंट को दिखा देते हैं, ठीक है। करंट का जो इक्वेशन होगा, करंट का जो वैल्यू, ये आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई आर, है ना। आई का वैल्यू यहाँ पर इतना हो गया, है ना। तो यहाँ जैसे ई नॉट का वैल्यू आप जो भी ई आर, रेसिस्टेंस में देखिए कितना वोल्टेज है, ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दीजिए, ई आर डिवाइड बाई आर। ये आई नॉट का वैल्यू हो गया, करंट कितना फ्लो हो रहा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इसमें वोल्टेज का वैल्यू, इंडक्टर का वोल्टेज अगर कहा जाए तो किधर की तरफ होगा, तो इंडक्टर का वोल्टेज इधर की तरफ, और ऊपर तक बना देते हैं, सीधा है। देखिए वो इंडक्टर में 90 डिग्री से आगे होता है ना करंट से। करंट अगर ये है तो 90 डिग्री से ज्यादा में इधर की तरफ होगा। तो ये हो गया हम लोग का, इसको हम लोग EL कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट अगर इधर है तो EC का डायरेक्शन किधर होगा, वो 90 डिग्री से लैग करता है, यानी EC का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। जैसे उधर बनाए थे ना आप लोग, वही चीज बना रहे हैं। ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये EL का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, ये EC का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया। यही बनाए थे पिछले क्लास, वही चीज यहाँ आ गया। अब देखिए इधर EL हो गया, इधर EC हो गया, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो EL माइनस EC, मान लेते हैं इधर की तरफ आ जा रहा है। ये वाला जो वैल्यू होगा इसको हम लोग EL माइनस EC कहा करेंगे, ठीक है। और देखिए यहां पर इस जगह में अभी करंट जो एंगल बना रहा है, देखिए करंट जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बनाएगा। फिर उसके बाद यहां पर इसका जो रिजल्टेंट EMF होना चाहिए, ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम बना देते हैं ये दोनों को लेते हुए, वही रिजल्टेंट होगा इसका, ठीक है।
तो ये जो हम लोग का वैल्यू हुआ इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा उसका वही इफेक्टिव ईएमएफ हो गया, मतलब रिजल्टेंट ईएमएफ हो गया। ठीक है, और ये जो एंगल बना रहा है हम लोग क्या लेकर के चले हैं, जैसे ईएमएफ वाला को लेकर चले ना कि वो ओमेगा टी एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल पूरा हो गया ओमेगा टी। फिर उसके बाद ये वाला जो होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा, ये वाला एंगल को बोल सकते हैं थीटा, इसे ये बना रहा ना, तो इससे ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना कहलाएगा ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि अभी वही चीज आया था। तो देखिए ये रियल एक्सिस से ओमेगा टी माइनस थीटा एंगल बना रहा, ये पूरा टोटल ओमेगा टी था, ये वाला थीटा है, तो इधर ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब यहां पर इसमें EL का वैल्यू लिख दे रहे हैं आई नॉट इंटू एक्सएल, इधर EC के बदले में लिख देते हैं आई नॉट इंटू एक्सी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस फिगर को जल्दी से बना लीजिए। इसको भी लिख सकते हैं आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी। ये वही चल रहा है जो पिछले क्लास का था ना। हाँ लिख सकते हैं ऐसे फेजर डायग्राम, है ना, जैसे पिछले बार का वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, अब ये है फेजर डायग्राम। पंखा की जरूरत लग रहा है नहीं ना, परसों से ज्यादा ठंडा कर दिया। यही ओमेगा टी माइनस थीटा है, इसको हटा देते हैं तो कंफ्यूजन होगा। मतलब ये पूरा टोटल ओमेगा टी है, ईएमएफ वाला है, और ये पूरा टोटल ओमेगा टी, ये इससे करंट से एंगल बना रहा थीटा, तो ये वाला एंगल ओमेगा टी माइनस थीटा। ठीक है, बस बीच वाला जो गोल किए थे ना वो लोग हटा दिए।
नीचे से लिखा जाए, ये सभी के बारे में बता देते हैं। ER के बारे में लिख दीजिए। ER इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, मतलब रेसिस्टेंस। ER इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, फिर उसके बाद I0 के बारे में लिख लीजिए। I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। XL के बारे में लिखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। XC कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। उसके बाद EL के बारे में लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L। EC के बारे में लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C। EX के बारे में लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L एंड C। ठीक है, उसके बाद लिखिए Z के बारे में, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। फिर उसके बाद थीटा, फेज डिफरेंस, थीटा फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट। ठीक है, अब देखिए यहां tan थीटा का वैल्यू क्या मिल जाता है, तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, XL माइनस XC डिवाइड बाई R, है ना। तो लिख लीजिए tan थीटा इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइड बाई R। ये चीज 12 में भी पढ़े थे आप लोग। ठीक है, अब हेडिंग करके लिखे स्पेशल केसेज, उसी का स्पेशल केसेज। इफ XL ग्रेटर देन XC, इफ XL ग्रेटर देन XC। ठीक है, तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, अगर XL का वैल्यू ज्यादा होगा XC से, तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, यानी थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें EMF जो है पॉजिटिव एंगल बना रहा है, यानी लीड कर रहा है ना। तो लिखा जाए, ये पहला केस में लिखिए, इफ XL ग्रेटर देन XC, एक नंबर में, इफ XL ग्रेटर देन XC, XL ग्रेटर देन XC, देन XL माइनस XC इक्वल टू पॉजिटिव, XL माइनस XC इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, नीचे से लिखिए, हेंस tan थीटा इक्वल टू पॉजिटिव, tan थीटा इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है ना, और ये भी लिख दीजिए, यानी थीटा का भी वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, नीचे से लिखा जाए, that is applied EMF, that is applied EMF, applied EMF leads the current by phase angle theta, leads the current by phase angle theta।
फुल स्टॉप देने के बाद लिखिए, इन दिस केस सर्किट बिहेव्स, in this case circuit behaves as inductive circuit. Circuit behaves as inductive circuit. ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का इंडक्टिव सर्किट का रहा है। इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या हो गया, वहां पर उसमें अगर एक्सएल का वैल्यू ज्यादा रहा एक्सी से, यानी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, तो इस कारण से हम लोग उसको इंडक्टिव सर्किट कहेंगे। वहां पर उसमें वो लीड करेगा, ठीक है, जैसे वहां पर ईएमएफ लीड करेगा, करंट लैग करेगा, ठीक है ना, करंट पीछे पीछे चलेगा। आगे सेकंड नंबर में लिखा जाए, इफ एक्सएल लेस देन एक्सी, इफ एक्सएल लेस देन एक्सी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू निगेटिव, यानी थीटा इक्वल टू निगेटिव। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर इसमें ईएमएफ फ्लैग करेगा, लिख लिया जाए। If XL less than XC, tan theta equal to negative, that is theta equal to negative. नीचे से लिखिए, that is applied EMF, that is applied EMF lags behind the current, applied EMF lags behind the current, ठीक है, सारा सुनने के बाद लिखिए, in this case circuit behaves, in this case circuit behaves as a capacitative circuit, 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 ठीक है। तो देखिए ये सब जो केस था, इसमें यहाँ पर एक्सएल और एक्सी जब इक्वल हो रहा था, तो देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाएगा तो। अब ऐसे केस में तब क्या हो गया, दोनों का दोनों सेम फेज में हो जाएगा, मतलब वहां पर वो प्योर रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी बनाया, यहाँ पर LCR सर्किट तीनों था, मतलब L भी था, C भी था, R भी था। तो यहाँ पर इंडक्टर था, तो यहाँ पर जैसा कि देखे करंट इधर जा रहा है तो उसे ईएमएफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वाला को पॉजिटिव लेते हैं, और कैपेसिटर वाला जो है वो इधर की तरफ, वो 90 डिग्री बना रहा है, हाँ, यानी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव एंगल भी बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि करंट से ईएमएफ आगे होता है ना, किसमें, तो इंडक्टिव सर्किट में, और ईएमएफ पीछे चला जाता है कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है ना। अब अगर वहां दोनों इक्वल रहा, तब ऐसे केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी ईएल को हम बड़ा बनाए थे, तो इसका रिजल्टेंट इधर से आया था, अगर ईसी बड़ा रहता तो इसका रिजल्टेंट इधर से आता है ना, जैसे होता है ना, दो फोर्स लग रहा है, एक इधर से भी लग रहा है, एक इधर से भी फोर्स लग रहा है, जो जिधर ज्यादा है उधर की तरफ में वो रिजल्टेंट चला जाएगा, तो वो देखिए रिजल्टेंट था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों का इक्वल वैल्यू है ना, ईएल का भी वैल्यू, इसी का भी वैल्यू, दोनों इक्वल है, तो ऐसे केस में क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बस उसका जो प्योर रेसिस्टेंस वाला है वो इधर जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो tan थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0, tan थीटा इक्वल टू 0, अगर tan थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों का दोनों सेम फेज में होता है, ठीक है, यानी प्योर रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होगा, ठीक है। यानी इस वक्त ये किसकी जैसा बिहेव करने लगता है, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट की तरह, है ना। तो लिख लिया जाए इसको,
ओके, नीचे से लिखिए दैट इज अप्लाइड ईएमएफ, दैट इज अप्लाइड ईएमएफ is in phase, applied EMF is in phase with current, is in phase with current. फुल स्टोरी करने के बाद देखिए that is circuit behaves as a purely resistive, circuit behaves as a purely resistive, circuit behaves as a purely resistive, as a purely resistive. ठीक है, अब इसके बाद एक हेडिंग करके लिख लीजिए रेजोनेंस, रेजोनेंस RESONANCE, रेजोनेंस। देखिए रेजोनेंस का फिनोमिनन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रेजोनेंस का मतलब होता है कि वहां पर उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू, कोई भी वेव है वो रेजोनेंस में कब आ जाएगा, जब अगर उसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेगा, तो हम लोग उसको कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर कोई धागा में पत्थर बांध दिए और फिर उसके ऊपर पीरियोडिक फोर्स लगा है। पीरियोडिक फोर्स का मतलब क्या हो गया, अभी जैसे धागा में पत्थर बांध करके और इसको अभी फोर्स लगाया, फिर फोर्स लगाया, फिर फोर्स लगाया, है ना। चाहे आप किसी को झूला झुलाते होंगे तो वहां पर झुलाते वक्त क्या होता होगा कि आप ये सुटेबल मतलब पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं, मतलब वो वहां से ऑसिलेट हो गया, फिर फोर्स लगा दिए, और इसी तरीके से जैसा फोर्स लगाते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वहां पर वो इंक्रीज करते जाएगा, है ना। तो अगर मान लिया कोई अपोजिंग फोर्स न रहा, हवा वगैरह का फोर्स नहीं है, तब ऐसे केस में जानते हैं क्या होगा, हवा का रुकावट नहीं है तो वहां पर उसका स्पीड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ते जाएगा, है ना। और बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा ही आपके फोर्स लगाने पर वो बढ़ते जाएगा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड में हो जाता है ना। यही चीज देखिए क्या होता है जब अगर कोई पुल पर कोई एनसीसी कैडेट सब चाहे आर्मी लोग जो अगर जाता है, तो ऐसे केस में अगर सब लोग एक साथ पैर पटकता है ना तो सबका फोर्स एक साथ जाता है, जिसके कारण देखिए वहां पर उसमें वाइब्रेशन बढ़ता है ना, और वो वाइब्रेशन बढ़ता जाता है क्योंकि सब लोग एक साथ पैर पटक रहे हैं, तो इस कारण से उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते जाता है और जब अगर वो इलास्टिक लिमिट को पार कर जाता है तब फिर वो टूट सकता है ना। कई बार ऐसा जगह देखा गया है। ठीक है, ये खासकर अमेरिका में ही ये सबसे पहला ये फिनोमिनन हुआ था, जिस कारण से तब से बोला जाता नहीं जब भी अगर एनसीसी कैडेट या फिर कोई भी मार्चिंग करते हुए जाए तो उसको वहां तोड़ देना चाहिए वो चीज, मतलब मार्चिंग करते हुए ना जाए। ठीक है, ये आपका रेशनिक हॉलिडे वॉकर है ना बुक, जानते हैं, उस बुक में आपको वो फोटो भी बनाया हुआ है और वो जगह का भी नाम लिखा हुआ है ना। रेशनिक हॉलिडे वॉकर, जब अगर वेव चैप्टर आप निकालिएगा देखिएगा वहां पर वो एक कोई ना कोई फिगर बनाया होगा चैप्टर का स्टार्टिंग में, है ना। तो उसमें देखिएगा वहां पर उसमें वो वहां का अमेरिका का वो जगह का भी नाम दिया हुआ, वो पुल का भी नाम दिया हुआ कि इस पर जब ये इतना साल में जो है वहां पर वो आर्मी लोग जब जाने लगा सब एक साथ पटकने लगा पैर तो वो पुल टूट गया था। ठीक ना, तभी से जो है ये चीज को सब जगह फैला दिया गया कि यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर भी ये हम लोग वो जो हम जो अभी आपको अब तक जो एग्जाम्पल दिए ये मैकेनिकल रेजोनेंस था। मैकेनिकल रेजोनेंस में क्या होता है कि वहां पर वो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी यूज हो रहा, चाहे वहां पर फोर्स लग रहा है, लेकिन अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में भी रुकावट होता है। कौन रुकावट करता है? वायर का रेसिस्टेंस, है ना। इंडक्टर है, इंडक्टर जिस चीज का बना हुआ वायर का ही तो बना हुआ है, तो वायर का भी अपना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, है ना। तो इस तरीके से वहां पर भी रेसिस्टेंस, जैसे यहाँ पर जो एयर रेसिस्टेंस था, यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस था, वहां पर वायर का रेसिस्टेंस है ना। तो ये था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस के वक्त हम लोग जानते हैं, जैसे अगर जेड का वैल्यू हम लोग को पता है, जेड का वैल्यू क्या होता है, √XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है। अब देखिए अगर XL और XC इक्वल हो जाएगा, XL इक्वल टू XC, तब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू केवल R हो जाएगा और ये मिनिमम वैल्यू हो गया।
आप लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़े होंगे 12 में, विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन, बिना डिफरेंशिएशन के भी और डिफरेंशिएशन भी करके। तो जब बिना डिफरेंशिएशन के करते होंगे तो वहां क्या करते होंगे, पहले परफेक्ट स्क्वायर लाते होंगे। परफेक्ट स्क्वायर लाने के बाद जो है वहां पर फिर ये देखते थे कि यहाँ पर अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव ही होते चला जाएगा, है ना। ये वैल्यू चाहे एक्सएल ज्यादा हो चाहे एक्सी ज्यादा हो, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो मतलब वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, यानी कि इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर अब यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है। तो ये 0 प्लस आर, यानी कि यहाँ पर ये आर जो मिल रहा है वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, है ना। तो ये बिना डिफरेंशिएशन का हम लोग बनाया करते थे 12 में। तो वही यानी कि ये मिनिमम वैल्यू देगा। इस वक्त करंट का वैल्यू क्या होगा, तो करंट का वैल्यू हम लोग E/Z जानते हैं ना। अब देखिए अगर यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू है, जेड अगर मिनिमम है तो करंट का वैल्यू क्या मिल जाएगा, करंट इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो यही कंडीशन रेजोनेंस का कहलाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस के लिए क्या होगा, एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल रहेगा तो यही कंडीशन बनता है रेजोनेंस के लिए। और उस वक्त उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए अगर एक्सएल का वैल्यू एक्सी के इक्वल है तो हम लोग एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल, और एक्सी को 1/ओमेगा/सी। ओमेगा को इधर ले आइए, ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल टू 1/LC, यानी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, यानी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/√LC। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो 2π न्यू इक्वल टू √LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाता है, इसको न्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगा 1/2π√LC, है ना। इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो आप लोग यहां से लिख लीजिए, यहां से यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद एक लाइन और लिख लीजिएगा, दैट इज सर्किट बिकम्स प्योरली रेसिस्टिव। हालांकि ये चीज पिछले बार लिख चुके होंगे। क्योंकि वहां पर सिर्फ रेसिस्टेंस ही है ना, इंपीडेंस का वैल्यू। आप लोग यहीं तक लिखिएगा, उसके बाद एक लाइन लिखवा देंगे या लिख ही दें क्या। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। हाँ, अब इसके बाद आप लोग ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो यहां पर कर सकते हैं।
यहाँ तक लिख लिया ना, ये भी लिख लिए, ये भी लिख लिए, ठीक है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये हम लोग का रहा। नीचे से लिख लीजिए 10 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 10 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स, 10 resonant frequency depends on the values of L and C only, L and C only, ठीक है। तो L और C पर ही डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे लिखा जाए नया हेडिंग, सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस। नेक्स्ट बात देखिए, द रेजोनेंस इज सेड टू बी, द रेजोनेंस इज सेड टू ऑकर, said to occur in a circuit, said to occur in a circuit containing resistance, said to occur in a circuit containing resistance, containing resistance, ब्रैकेट में R, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ब्रैकेट में L, एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस ब्रैकेट में C, इन सीरीज, when the applied EMF, when the applied EMF is in phase, applied EMF is in phase with the current, is in phase with the current flowing in the circuit, is in phase with the current flowing in the circuit, with the current flowing in the circuit। काम आपने एक बात देखी, because the circuit becomes, because the circuit becomes purely resistive, because the circuit becomes purely resistive, circuit becomes purely resistive, ठीक है। फुल स्टॉप ने बात देखिए, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, the resonant frequency is given by, the resonant frequency is given by, ये लाइन लिख लीजिए, न्यू आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर LC, resonant frequency is given by न्यू आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर LC, ठीक है। नीचे से लिखा जाए, इन दिस केस इम्पीडेंस इज मिनिमम, इन दिस केस इम्पीडेंस इज मिनिमम, इम्पीडेंस इज मिनिमम, सो करंट विल बी मैक्सिमम, सो करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम, current will be maximum। फुल स्टॉप में एक बार लिखिए, hence the series LCR circuit, hence the series LCR circuit is also called, hence the series LCR circuit is also called acceptor circuit, series LCR circuit is also called acceptor circuit, acceptor circuit। देखिए सीरीज LCR सर्किट हम लोग पैरेलल LCR सर्किट भी पढ़ेंगे, मतलब वहां पर पैरेलल में इंडक्टर है,
और कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग अभी फिलहाल सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हैं। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में हम लोग क्या देखे कि यहाँ पर इसमें करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो जा रहा है, इम्पीडेंस मिनिमम हो रहा तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा, और इसी कारण से हम लोग इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं हम अभी बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये करंट का हो गया। अगर हम लोग इसका ग्राफ को प्लॉट करते हैं ना तो ये इस तरीके का आता है, ठीक है। इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, है ना। जैसा कि अभी आप लोग देखे थे कि वहां पर जैसे ये अभी जेड का वैल्यू निकाले ना, तो जेड का वैल्यू √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी आप सेट करिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो L और C पर ही डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अभी C का वैल्यू ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। C का वैल्यू ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम होगा। तो यदि XC ज्यादा है तो ऐसे केस में भी क्या होगा, ये वाला वैल्यू तो ज्यादा ही होता रहेगा। अगर XC ज्यादा है XL से तो यहाँ पर ये निगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से वहां पर जेड का वैल्यू ज्यादा रहा, जेड का वैल्यू ज्यादा रहा मतलब करंट का वैल्यू कम रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं C का वैल्यू कम हो गया, है ना, C का वैल्यू कम हो गया, तो C का वैल्यू कम हो गया इसका मतलब XL ज्यादा रहा, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का स्क्वायर होकर के फिर से वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, मतलब जेड का वैल्यू बढ़ेगा, तो यानी करंट का वैल्यू कम ही होगा, है ना। और अगर XL और XC दोनों इक्वल होता है ना, इंडक्टर और कैपेसिटेंस का वैल्यू वहां पर इक्वल होता है, तब ऐसे केस में क्या होगा, वहां पर सिर्फ R हो जाएगा, वो मिनिमम रेसिस्टेंस हो गया, और मिनिमम रेसिस्टेंस हो गया तो करंट का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं, जैसे आप लोग 12 में पढ़े थे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, है ना, मतलब वो कब करंट को पास कराएगा कब करंट को पास नहीं कराएगा। तो शायद आप लोग उसमें जाने होंगे कि वहां पर उसमें कट ऑफ रीजन था, सैचुरेशन रीजन था, एक्टिव स्टेट था, है ना। तो इस तरीके से वहां पर जब अगर कम वोल्टेज था, जैसे मान लिया सिलिकॉन का ही ट्रांजिस्टर अगर बना हुआ है तो 0 से 0.6 तक वो कट ऑफ रीजन में आया करता था। कट ऑफ रीजन में क्या था कि वहां पर उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं था, मतलब उतना कम वोल्टेज था ना कि वो उस ट्रांजिस्टर को एक्टिव कर ही नहीं पाता था, है ना। शायद आप लोग ग्राफ ऐसा देखे होंगे, उसमें ऐसा बनता था, ऐसे, मतलब वहां पर अभी कम वोल्टेज अगर दीजिएगा ना तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना, जीरो में करंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते जाइएगा तब फिर करंट का वैल्यू होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप वहां पर देख रहे हैं कम करंट है तो वैसे केस में वो सर्किट अपने अंदर से करंट पास ही नहीं होने देगा। जब अगर ये बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा तब जाकर के वो पास करने देगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। बाकी सबको रिजेक्ट कर दे रहा है ना, जो एकदम मैक्सिमम वाला है पॉइंट उसको खाली एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज कहाँ यूज होता है, तो खासकर जैसे मान लीजिए कि आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, हम लोग वहां पर चैनल सेट करते हैं ना। बहुत पहले का भी रेडियो आया करता था, उसमें हम लोग घुमा घुमा करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे, आप लोग देखिएगा उधर घुमाते थे तो एक्चुअल में कैपेसिटेंस कम होता था उसमें, है ना। मतलब वहां पर पहले का जो रेडियो में जो बनावट रहता था वो कुछ इस टाइप का रहता था। वहां पर वो ये मतलब प्लेट है और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है ना, ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्लेट है और इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक है। अब वो डाइलेक्ट्रिक मान लिया कि आप घुमा रहे हैं तो क्या होगा, वो डाइलेक्ट्रिक इसमें से निकलने लगेगा। डाइलेक्ट्रिक निकलेगा तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा ना। ये देखिए S0 A/D, अगर वहां पर ये K भी रहता है फॉर्मूला में, अगर डाइलेक्ट्रिक रहा तो अगर K का वैल्यू कम होगा मतलब निकलने लगेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होने लगेगा, है ना। तो वही देखिए हम लोग जब वहां पर उसमें घुमाते थे ना रेडियो जो पहले का आया करता था, तो घुमाते थे भी कैपेसिटेंस का वैल्यू कम किया करते, डाइलेक्ट्रिक उसमें से निकालते थे। जब डाइलेक्ट्रिक निकलता था तो वहां पर कैपेसिटेंस का वैल्यू
कम होता था, और अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता था तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज्यादा होता था, वहां पर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगता था उसका, है ना, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ता था। तो जब जैसे मान लिया कोई पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इस जगह पर, इस फ्रीक्वेंसी पर वो रेड कलर का रहता था जो चलता था, वो रेड कलर वाला चलते 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 जब यहाँ आ गया तो ऐसा करने पर देखिए क्या होता था कि वहां पर वो चैनल को सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट कर लिया, अब उसमें आपका जो प्रोग्राम चल रहा था वो प्रोग्राम को दिखाता था, आपसे बताता था। आजकल का जो एफएम रेडियो है वो भी वही चीज है, बस पहले वाला जो रेडियो हुआ करता था वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रहता था, है ना, और अभी का जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रहता है, इसलिए वो एफएम नाम पड़ा उसका। और पहले वाला का एएम रेडियो कहलाता था वो, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, मतलब वहां पर एम्पलीट्यूड को हम लोग जो सिग्नल रहता था उसके फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट करते थे, है ना। तो अभी वाला फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस समय करंट का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए इस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है ना। तो यहाँ पर इस जगह में हम लोग का वही ट्रांजिस्टर वगैरह लगा रहता है जो कि वो सिग्नल को आने देगा इतना, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है तो इस वक्त आने देगा, बाकी सब करंट को नहीं आने देगा। तो ये इसी कारण से हम लोग इसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। टीवी में भी वही बात होता है, अगर आप लोग कोई चैनल करते हैं, बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वगैरह हुआ करता तो उसमें भी वैसे ही घुमाया जाता था, याद है आप लोग को? वो टीवी जो बहुत पहले आया करता था, सलोरा वगैरह का आता था उस टाइम में, तो उसको भी हम लोग वैसे घुमा घुमा करके ही करते थे, तो उससे फिर वहां पर चैनल वहां पर सेलेक्ट करता था, ठीक है। अभी तो रिमोट सिस्टम है तो वहां पर जो बटन दबा दिए वो ऑटोमेटिक वहां पर वो सेट कर लेता है ना। तो ये चीज है। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पर कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग चेंज करा के फ्रीक्वेंसी को हम लोग मैच करते थे, और फिर उस सिग्नल को सेलेक्ट करते हैं। तो ये एलसीआर सर्किट ये सारा काम करता है ना। तो इस फिगर को बना लीजिए आप लोग। ऊपर नीचे वाला। हो गया, ठीक है। तो हम लोग अब आगे जानेंगे, जब अगर एलसीआर सर्किट सीरीज में रहा ना तो वोल्टेज बढ़ाने का भी काम करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट की तरह काम कैसे करता है। एम्पलीफायर मतलब जानते हैं, एम्पलीफायर मतलब बढ़ाने का काम करता है ना। तो हम इससे पहले आप लोग को थोड़ा सा 12 में जो आप लोग रेसिस्टेंस में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे ना, उसको हम जरा सा दिखा देते हैं, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए रेसिस्टेंस है, ये एक है 20 ओम का, ये भी है 20 ओम का, ये है 10 ओम का, ठीक है। और ये जो एक एसी वोल्टेज लगा दिया हम लोग इसमें 100 वोल्ट का, ठीक है। तो बताइए तो यहां पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सब सीरीज में है ना, यानी कि ऐसे चलेगा तीनों रेसिस्टेंस, यानी 20 प्लस 20 प्लस 10 यानी 50 ओम हो गया। आई का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट यानी कि 100 डिवाइड बाई 50 यानी कि 2 एम्पियर हो गया। अब यहाँ पर इधर का वोल्टेज निकालिए, कितना हो जाएगा, तो I इंटू R1 यानी कि ये I का वैल्यू 2 हो गया, R1 का वैल्यू 20 हो गया, कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया। V2 का भी वैल्यू वैसे ही आ जाएगा, 40 वोल्ट ही आ जाएगा, लेकिन V3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। हाँ वहां पर वो हो गया 2 इंटू
10 यानी कि 20 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को ऐसा लगा कि ये 100 वोल्ट है ना, तो देखिए इसको मिल रहा है 40, इसको भी मिल रहा 40 वोल्ट और इसको मिल रहा 20 वोल्ट, यानी कि यहाँ पर इसमें जो 100 था वही टोटल है 40 40 20, है ना। लेकिन हम आज अभी आपको एक सर्किट दिखाने जा रहे हैं, वहां देखिए कैसे वोल्टेज बन जाएगा। ये है देखिए हम लोग का एक इंडक्टर और ये है कैपेसिटर और ये है रेसिस्टर, है ना। तो देखिए एलसीआर सर्किट हम लोग लेके चल रहे हैं। देखिए यहां पर इस एक्सएल का वैल्यू हम लोग लेते हैं वही 20 ओम, एग्जांपल ऐसा ही ले रहे हैं। इसका एक्सी का वैल्यू ले रहे हैं 20 ओम और इसका आर का वैल्यू ले रहे हैं 10 ओम। अब वही 100 वोल्ट का एसी, है ना। अब बताइए तो यहां जेड का वैल्यू कितना मिलेगा? इसमें तो ये फॉर्मूला चलेगा, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि देखिए यहां बनेगा हम लोग का 20 माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी आर ही हो जा रहा था, यानी कि 10 ओम भी आ गया। जेड का वैल्यू मिनिमम हो गया। आई का वैल्यू कितना हो रहा है? तो आई इक्वल टू ई बाई जेड होता है ना। ई का वैल्यू 100 और ये है 10, यानी कि 10 एम्पियर, है ना। अब देखिए यहाँ कितना वोल्टेज मिल रहा है? VL का वैल्यू हो जाएगा I इंटू एक्सएल, यानी देखिए I का वैल्यू कितना मिला 10 और एक्सएल का वैल्यू कितना है 20, कितना हो गया 200। वोल्टेज बढ़ा दिया ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या था 100 था, तो टोटल वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसमें 40 40 100 टोटल जोड़ के देखिएगा तो 100 होगा, लेकिन यहाँ अकेले 200 हो गए, है ना। इसी कारण से हम लोग इसको कहते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट, क्योंकि वो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। VC का भी वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा I इंटू एक्सी, I का वैल्यू 10 इंटू 20, यानी कि वो भी 200 वोल्ट ही हो गया, है ना। VR का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो गया I इंटू आर, यानी कि यहाँ 10 इंटू 10 यानी हो गया 100 वोल्ट। तो इस तरीके से क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो वहां पर हम लगाए थे मात्र 100 वोल्ट, लेकिन हम लोग को बेनिफिट कितना का मिलने जा रहा है? 500 का, है ना। हाँ यहाँ पर ये देखिए इधर 200 इसको, 200 इसमें और 100 इसमें, टोटल 500 मिल जाएगा, है ना। तो यानी वोल्टेज बढ़ा रहा है, इसी कारण से हम लोग इसको कहते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट, है ना। तो एक हेडिंग करके लिख लीजिए LCR सर्किट, सबसे नीचे वाला आ रहा है LCR सर्किट, हाँ LCR सर्किट as a voltage amplifier circuit, LCR circuit as a voltage amplifier circuit, LCR circuit as a voltage amplifier circuit, है ना। तो आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर ये दोनों बना लीजिए। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस वाला दिखा दीजिए कि यहाँ देखिए उस जगह में एम्प्लीफिकेशन नहीं होता था, है ना। यहाँ पर कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि 100 हम लोग अप्लाई किए और 100 ही आउटपुट मिल रहा, नो एम्प्लीफिकेशन, है ना। आप लोग ये लाइन को नीचे लिख सकते हैं, नो एम्प्लीफिकेशन, है ना, क्योंकि जितना हम लोग अप्लाई किए हैं उतना ही आउटपुट भी मिल रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें 100 अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर इसमें 200 मिला, इसमें भी 200 मिला, इसमें 100 मिला, यानी 500 हो गया, यानी वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया। वो नीचे लिख सकते हैं, हम नीचे इसलिए लिखे ना क्योंकि हमको लगा नीचे पता नहीं आएगा कहीं, क्योंकि तभी तो यहाँ पता चल रहा ना कि एम्प्लीफिकेशन नहीं हो रहा।
काम कीजिए, आप लोग खुद बनाइए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर एक्सएल का वैल्यू इसको इंक्रीज कर दे रहे हैं 40 ओम, है ना, और एक्सी का वैल्यू इसको भी वही इक्वली करना है, क्योंकि रेजोनेंस जब होगा तभी वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन का काम करता है ना, और ये वाला को डिक्रीज कर दे रहे हैं, 5 ओम कर दे रहे हैं। देखिए तो क्या एम्पलीफिकेशन हो रहा है, सारा वैल्यू निकालिए। सेकेंड वाले का। हाँ वही जेड निकालिए, फिर आई निकालिए। हाँ आज है ना, अच्छा ठीक है। यही 1100 है। जेड का वैल्यू 5 ओम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आई निकाल लीजिए, ठीक है। ठीक है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर इसमें वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और ज्यादा हो रहा है ना। देखिए यहां ये रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा एम्प्लीफिकेशन होगा, और ये दोनों जितना ज्यादा होगा उतना कम, है ना, यानी कि उतना ज्यादा एम्प्लीफिकेशन होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या क्या आ गया इसके लिए, 800 और 100, है ना, इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। लेकिन हम लोग अप्लाई कितना किए हैं, 100 वोल्ट ही किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वोल्टेज जो है वो एम्पलीफाई कर देगा, तो इसी कारण से हम लोग इसको वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद अगले क्लास हम लोग शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। शार्पनेस या जिसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अब होता है ना कि वहां पर कोई टीवी या रेडियो जो है काफी बढ़िया से सिलेक्ट करता है, मतलब और कोई दूसरा चैनल उसमें नहीं मर्ज होता है, ठीक है। और कोई कोई में क्या होता है कि वहां पर कभी कभी ऐसा फील किए होंगे आप, हो सकता है जैसे मान लिया कि जहां पर से डिश का कनेक्शन दे रहा है उससे थोड़ा दूर में आपका घर है, तो वैसे केस में एक ही चैनल कभी आपको, मतलब एक ही चैनल में 2 चैनल आपको दिखाई देता होगा, कभी फील किए ऐसा? हाँ, आवाज दूसरा भी चैनल का आवाज आने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो वही देखिए वहां पर उस जगह में जो है वही, यानी कि वहां सिलेक्टिविटी बहुत कम है, यानी उसका क्वालिटी बहुत कम है, उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, है ना, या फिर सिलेक्टिविटी, ठीक है। तो उसको हम लोग अगले क्लास पढ़ते हैं, और आप लोग पहले आ जाया कीजिए, काफी लेट हो जा रहा है। हाँ, इसको बंद कर लीजिए।